हेलो दोस्तों, एसए एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भूगोल के इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखा था। उसमें भूगोल के पिता, भूगोल के डेफिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद उसी वीडियो में अंत में हम लोगों ने भूगोल को दो भागों में बांटा था, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, अर्थात एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल हम लोगों ने बांटा था। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल, शुरू करेंगे भारत के भूगोल को। तो भारत के भूगोल में हम लोग आज जो इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है भारत का नामाकरण। तो भारत का जो नामाकरण है वह मुख्यतः दिया गया है आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप। ऐसे भारत के और भी कई नामों से जानते हैं, परंतु भारत के जो मुख्यतः नाम होते हैं वह यही 5 हैं। उसके अलावा भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ये सब इनके उपनाम हैं, इनके उपनाम हैं ये सब। तो आज हम लोगों ने भारत के नामाकरण को देखेंगे, जिसमें आर्यावर्त के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोगों ने भारतवर्ष के बारे में जानेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंडिया, जम्बूद्वीप। इसको हम लोग ये जानेंगे इसमें कि आर्यावर्त आखिर भारत का नाम क्यों पड़ा, भारतवर्ष क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, जम्बूद्वीप क्यों पड़ा। इन सभी नामों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से नाम किस कारण से, किस वजह से पड़ा। तो हम लोग आगे देखते हैं कौन से नाम जो है किस कारण से पड़ा। चलिए देखते हैं आगे। तो एक कहानी पहले समझ लीजिए। यहाँ पर एक कहानी हम लोग देखेंगे पहले कि क्या होता है कि मैक्स मुलर एक व्यक्ति हैं, जिनके अनुसार मैक्स मुलर एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार आर्य लोग यहाँ पर मध्य एशिया में रहा करते थे। आर्य लोग जो हैं मध्य एशिया में रहा करते थे। आर्य लोग मध्य एशिया में, और मध्य एशिया में रहा करते थे आर्य लोग। इन्होंने कुछ समय के बाद इन्होंने इस ओर आना शुरू कर दिया, इस तरफ भारत की ओर आना शुरू कर दिया, इस तरफ भारत की ओर आना शुरू कर दिया। ये जो आर्य लोग थे वो भारत में। तो अब बात रही यहाँ पर समझना है कि एक नदी इस जगह से निकलती है, सिंधु नदी, जो यहाँ पर आकर के गिरती है। और सिंधु नदी के जस्ट बगल में एक यहाँ पर पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। अब आगे हम लोग देखेंगे ये जो हिंदू कुश पर्वत था, तो ये जो यहाँ पर से निकला सिंधु नदी, और सिंधु नदी से बगल में जो है एक हिंदू कुश पर्वत है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। तो यहीं पर आर्य लोग जो थे आकर के रहना शुरू किए सिंधु नदी के किनारे, और हिंदू कुश पर्वत के पास में रहना शुरू किए। उसके बाद इन्होंने इस हिंदू कुश पर्वत पर एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। उस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। इस दर्रा से जो लोग थे, उन लोगों ने, आर्य लोग जो थे, वह इस दर्रे से भारत में प्रवेश किए। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो लोग हैं किस दर्रा से प्रवेश किए। तो भारत में लोग प्रवेश किए खैबर दर्रा से, जो हिंदू कुश पर्वत पर स्थित है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ज़रा चीज़ नोट्स बनाया हुआ है, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए साफ लिखा हुआ है, जो हमने कहानी बताई उन सारी चीज़ लिखा हुआ है। मैक्स मुलर के अनुसार, यहाँ पर देख लीजिए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया में रहा करते थे, तथा कुछ समय के बाद वे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में आकर रहने लगे। यह क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब सप्त सैंधव क्षेत्र इसलिए जाना जाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र जो है इसलिए जाना जाता था सप्त सैंधव क्षेत्र, क्योंकि यह 7 नदियों का क्षेत्र है। जहाँ पर आर्य लोग आकर के रहना शुरू किए थे वह 7 नदियों का क्षेत्र था। अब 7 नदियों को भी हम लोग जान लेते हैं।
देख लीजिए 7 नदियों। सिंधु नदी के कुछ सहायक नदी हैं। सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सहायक नदी है सिंधु नदी की। और आज जो घग्गर नदी प्रवाहित होती है यानी वह सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो यही जो 7 नदियां हैं, यही 7 नदियों के नाम पर इस क्षेत्र को रखा गया सप्त सैंधव क्षेत्र। यही 7 नदियों के नाम पर इस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र रखा गया। इसी क्षेत्र में रहते हुए आर्य लोग ऋग्वेद की भी रचना किया, जिसमें 10 मंडल है तथा 10 सूक्त हैं। आर्य लोग जो हैं इसी क्षेत्र में रहते हुए ऋग्वेद की रचना किया, जिसमें 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जो हमने अभी बताया वही चीज़ है, जो हमने समझाया वही चीज़। भारत और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है, जिसे खैबर दर्रा के रूप में जानते हैं। इसी दर्रे से आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किए थे। सबसे पहले जो है खैबर दर्रा से ही आर्य लोग भारत में सबसे पहले प्रवेश किए थे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि आर्यों ने एक सभ्यता का विकास किया, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी कहानी यह है कि आर्य लोग जब आए थे तो जिस क्षेत्र में आर्य लोग बसे उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता को वहाँ पर से हटा करके यानी भगा करके आर्य लोगों ने एक नई सभ्यता विकसित किया, जिसका नाम था वैदिक सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात जो एक गांव की सभ्यता थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत अधिकांश आक्रमणकारियों की दिशा उत्तरी पश्चिमी थी। भारत जो है उसमें भारत में अधिकांश, ये छूट गया है मैं आप लोग नोट कर लेंगे। भारत में अधिकांश आक्रमणकारियों की दिशा जो है उत्तरी पश्चिम में थी। इसका कारण था, देखिए ज़रा सा हम लोग मैप में समझते हैं कि इसका कारण क्या था कि भारत में आक्रमणकारी लोग उत्तर पश्चिम से क्यों आए थे। तो इसका एक ही कारण था कि आप देख सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है, उस भारत की स्थिति में अगर हम लोग समझें तो देखेंगे यहाँ पर कि इस ओर जो है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों महासागर से घिरा हुआ है। तो इस ओर से तो आक्रमणकारी भारत में आ नहीं सकते। इधर हमारा हिमालय पर्वत है और यहाँ से इधर की ओर मुड़ जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। तो इधर हिमालय पर्वत हो जाता है, इधर की ओर हिमालय पर्वत हो जाता है, और इधर की ओर भी हिमालय पर्वत हो जाता है। यहाँ पर आपका महासागर है, तो बच गया आपका ये हिस्सा। तो ऊपर की ओर उत्तर और इधर की ओर पश्चिम, अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा जो है खाली बचता है, जिसके कारण से यहाँ पर भारत में जितने भी लगभग आक्रमणकारी आए वह भारत में आए उत्तर पश्चिम दिशा से, मतलब इस कोना से, यानी थार का जो मरुस्थल वाला इलाका है वही इलाका से भारत में आक्रमणकारी लोग पहुँचते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग इधर कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक, हाँ आक्रमणकारियों की दिशा तक हो गया था कंप्लीट। अब ये पहला नाम उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा नाम है हमारा देश का भारतवर्ष, दूसरा नाम है। तो देखिए भारतवर्ष की कहानी है कि हम भारत में आर्यों के, देखिए कहानी क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष का जो अर्थ है वह क्या है, इसको समझेंगे भारतवर्ष के अर्थ। तो देखिए भारतवर्ष का अर्थ क्या है, भारत का क्षेत्र, अर्थात भारत का क्षेत्र, भारत यानी भारत, और वर्ष का मतलब इसमें अर्थ हुआ क्या, क्षेत्र। देखिए यहाँ पर बता दिए कि वर्ष का अर्थ हुआ क्षेत्र, अर्थात भारत का क्षेत्र। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आर्यों के शक्तिशाली शासक भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस बात का उल्लेख महाभारत तथा विष्णु पुराण में मिलता है। आर्यों के जो शक्तिशाली शासक हैं भारत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और इस बात का उल्लेख महाभारत तथा विष्णु पुराण में मिलता है।
तो आगे अब देखते हैं विष्णु पुराण। दोनों में हम लोग समझते हैं कि महाभारत और विष्णु पुराण दोनों को हम लोग समझते हैं कि महाभारत में किस प्रकार से उल्लेख मिलता है और विष्णु पुराण में किस प्रकार से उल्लेख मिलता है। तो चलिए देखते हैं महाभारत। महाभारत में लिखा हुआ है कि आर्यों के राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा, इन्हीं के नाम पर। महाभारत में लिखा हुआ है कि आर्यों के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र का नाम भरत था। ऐसा माना जाता है कि भरत जो था बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे, बहुत वीर थे। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष पड़ गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में क्या प्रमाण मिलता है, इन चीज़ों को ज़रा देखते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया कि हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र पर राजा भरत का अधिकार था। हिमालय के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र में राजा भरत का अधिकार था। ज़रा हम मैप में यहाँ पर समझ लेते हैं। हिमालय पर्वत इस तरह से हिमालय पर्वत है और यहाँ पर भी हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के यहाँ पर है हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे है हिंद महासागर, निचला इलाका नीचे में, तो नीचे में हिंद महासागर है और हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय पर्वत के नीचे ये जो एरिया था, यही एरिया जो है वह भारत का क्षेत्र था। कौन सा राजा, तो राजा भारत का क्षेत्र था, इसीलिए इस क्षेत्र को भारत कहा। ये बात कहा गया किसमें, विष्णु पुराण में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा भारत का नाम है हिंदुस्तान। तीसरा भारत का नाम क्या है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने भारत में पश्चिमी दिशा से प्रवेश किया तथा इन्होंने स का उच्चारण ह तथा ध का उच्चारण द से किया। देखिए यहाँ पर ईरानियों ने भारत में कह रहा है कि ईरानियों ने भारत में पश्चिम दिशा से प्रवेश किया और इन्होंने स का उच्चारण ह तथा ध का उच्चारण द से किया। स का उच्चारण ह से और ध का उच्चारण द से किया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब द से किया तो जिसके कारण इन्होंने सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी कहने लगा तथा इसके आसपास के क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जैसे समझ सकते हैं स को उच्चारण किया इन्होंने ह, तो स हो गया है तो ही हो गया और ध हो गया द, तो ध द बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिंदू। तो हिंदू नदी कहा जाने लगा। कौन कहते थे, ईरानियों ने। तो हिंदू नदी कहने लगा, इनके आसपास के क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इंडिया के बारे में। चौथा नाम हमारा है क्या, इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इंडिया क्या है। इंडिया का नाम जो है यह यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है। यूनान के लोग सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे। अब इसका कारण यह है कि नील जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के किनारे पर नील की खेती हुआ करता था। सिंधु नदी के पास में क्या होता था, नील की खेती होता था। और यूनानी लोग जो हैं, यूनान के लोग जो हैं वह नील को इंडस कहा करते थे। नील को क्या कहा करते थे, इंडस कहा करते थे। नील को इंडस, यूनानी लोग जो हैं नील को इंडस कहा करते थे। तो जिसके कारण से यूनान के लोग जो है सिंधु नदी को इंडस कहने लगे। उसके बाद आगे अब देखते हैं। देखिए अभी जो समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर कि आसपास नील नदी की खेती होती थी और नील को यूनान की भाषा में इंडस कहा जाता था। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने इंडिया कहा। इंडस की वजह से सिंधु नदी को जो इंडस कहा, उसके वजह से इसका नाम क्या कहा, इंडिया नाम दे दिया इस भारत के। यहाँ रहने वाले लोग को क्या कहा, इंडियन। इस देश का नाम इंडिया कहा और यहाँ रहने वाले लोग को इंडियन कहा। यहाँ रहने वाले लोग क्या कहलाए, इंडियन कहलाए। अब आगे हम लोग देखते हैं
थोड़ा सा संवैधानिक उल्लेख यहाँ पर मिलता है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए संवैधानिक उल्लेख क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, जब संविधान बन रही थी तो बात हुई कि आखिर भारत के कौन कौन से नामों का महत्व दिया जाए। तो उसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका हिंदी हुआ इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, स्टेट होगा, राज्यों का एक संघ होगा कहा गया। तो अर्थात हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि संवैधानिक रूप से हमारे देश के 2 नाम का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन है, इंडिया तथा भारत। संवैधानिक रूप से हमारे देश का जो सिर्फ 2 ही नाम है संवैधानिक रूप से, बाकी अन्य नाम हम लोगों ने रखा है, लोगों ने दिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत का जो नाम है वह इंडिया और क्या है, भारत है। चलिए लास्ट आता है जम्बू द्वीप, लास्ट आ जाता है आपका जम्बू द्वीप। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इसका कोई विशेष इतिहास नहीं है, इसका उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथ, पुराने ग्रंथों में मिल जाता है। चलिए थैंक यू। अब यह वीडियो समाप्त हो जाती है, यहाँ पर पूरा हो गया आपका जो भारत का नामकरण था, कौन दिया, किसने दिया, भारत का जो नामकरण है। उसके बाद आप लोग इसको देखें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, इसी नाम से है जो चैनल, यूट्यूब चैनल है एसए एजुकेशन फैमिली, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। उसमें आपको जो पीडीएफ हमने पढ़ाया है, इस सारा पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तथा अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। थैंक यू।